everyone, this is Ashima Shukla and you're watching us on Entry Channel. इस वीडियो के अंदर हम लोग डेली करंट अफेयर्स या करंट न्यूज इवेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे विच इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। एग्जामिनेशन के तौर पे जो जरूरी करंट अफेयर्स हैं या करंट न्यूज इवेंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बी इट नेशनल और इंटरनेशनल, राइट। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज इवेंट से, दैट इज स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट। ना ये रिपोर्ट हाल ही में रिलीज की गई बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने, जो संयुक्त राष्ट्र का पार्ट है, उन्होंने ये स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट रिलीज करी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कहाँ पे है? इट इज हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर है। नाउ इस रिपोर्ट के अंदर हमें क्या क्या फाइंडिंग्स दी गई हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, राइट। तो इसके अंदर फर्स्ट है कि 2020 का सबसे गर्म महीना जो था वो था सितंबर, राइट। राइट, या सो सितंबर 2020 का सबसे गर्म महीना था। एंड क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज जो थी वो काफी बढ़ गई हैं। फ्रीक्वेंसी, सेवेरिटी और इंटेंसिटी, यानी चरम जलवायु घटनाओं और मौसम की आवृत्ति, गंभीरता और तीव्रता, तीनों में वृद्धि हुई है। दैट मीन्स कि कितनी ज्यादा एक्सट्रीम इवेंट्स है, यानी बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड वो भी बढ़ गई है। वो कितनी बार होता है, फ्लक्चुएशन जो है, फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ गई है। और एक जो एक्सट्रीम का लेवल होता है, जैसे कि गर्म का 49 डिग्रीज वाज द हाईएस्ट, अब वो इंक्रीज होके 53 हो गया। दैट मीन्स इंटेंसिटी यानी तीव्रता बढ़ गई है, गंभीरता यानी कि जो सिचुएशन की सीरियसनेस है वो बढ़ गई है, और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति बढ़ गई है, एज पर द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट। Average number of deaths in the last 50 years have decreased by 50 years. 50 साल से कम हो गया है the number of deaths. ठीक। नाउ मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो होते हैं वो 40% से 40% WMO, ओनली 40% ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जो बहुत सारे अर्ली वार्निंग्स होते हैं वो दे पाए, यानी जितनी डिजास्टर सिचुएशंस थी उनका सिर्फ 40% तक का अंदाजा लग पाया था। ठीक है। नाउ इस पूरी रिपोर्ट के अंदर कुछ रिकमेंडेशंस भी होंगे। ऑब्वियसली व्हेन रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, आप कोई सिचुएशन स्टडी कर रहे हो तो उसका आउटकम भी कुछ ना कुछ होगा। तो आउटकम या जो स्ट्रैटेजीज रिकमेंडेड हैं उनमें से एक है कि अफ्रीका की जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, LDC या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, उनके ऊपर फोकस करना। फाइनेंस जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, पैसा जो लगाया जा रहा है कहीं भी, उसको इम्प्रूव करना। ग्रीन हाउस गैसेस, उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। आप लोगों को याद होगा इस साल ब्रिटेन ने अनाउंस किया था कि पार्लियामेंट जो है दैट इज गोइंग टू बिकम अ ग्रीन पार्लियामेंट। ग्रीन पार्लियामेंट का मतलब कि जो भी डिसीजन होगा, किसी भी तरह का लॉ पास होता है, उसका एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो चीज पहले ध्यान में दी जाएगी। तो एनवायरमेंट प्रायर पार्लियामेंट बन गया है ब्रिटेन का। दैट इज द फर्स्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड जो एनवायरमेंट प्रायर बना। ठीक। अर्ली वार्निंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट करना, जैसे अभी बताया था कि 40% ही अभी तक हो पाया, तो उसको इंक्रीज करने का भी एक टारगेट रखा गया है। साथ ही साथ एक मेजर टारगेट है कि 2020 तक, बाय नॉट 2020, 2050 तक, बाय 2050 कम से कम 70 कंट्रीज जो हैं वो कार्बन न्यूट्रल होने की बात प्रपोज कर रहे हैं। कार्बन न्यूट्रल यानी कार्बन फुटप्रिंट जो है वो रिड्यूस करने की बात कह रहे हैं बाय 2050, 2050 तक, राइट। ये कुछ मेजर फाइंडिंग्स। फिर आता है थैलेसेमिया बाल सेवा योजना। ना थैलेसेमिया बाल सेवा योजना का सेकंड फेज लॉन्च हुआ है। इंडिया को या भारत को थैलेसेमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे थैलेसेमिया के केसेस हैं। देयर आर सो मेनी थैलेसेमिया केसेस इन इंडिया, यानी कैरियर्स जो है, कुछ 40 मिलियन लोग हैं इंडिया के अंदर जिनको थैलेसेमिया है, राइट। अब थैलेसेमिया होता क्या है पहले ये देखते हैं, फिर स्कीम के बारे में देखेंगे। थैलेसेमिया के अंदर ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है,
नॉर्मली रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो इस तरीके के शेप में होते हैं, ठीक है, बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉनकेव शेप होती है इनकी। नॉर्मली दे आर बाय कॉनकेव, ठीक, केव लाइक स्ट्रक्चर दोनों साइड पे होता है और साइड से उठा हुआ। नाउ थैलेसीमिया पेशेंट के अंदर रेड ब्लड सेल का जो शेप है आप देख रहे होंगे वही बिगड़ गया, शेप बिगड़ गया, तो जो ऑक्सीजन के साथ अटैच होने की पावर है वो भी कम हो जाती है। इसकी वजह से अनीमिया भी हो जाता है, बिकॉज रेड ब्लड सेल काम के तो इतने ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत कम सेल्स है जो काम कर रहे हैं, या फिर जैसे नॉर्मली एक मतलब हर सेल एक ऑक्सीजन या दो ऑक्सीजन अटैच कर पा रहा था, तो आगे जाके सिर्फ एक ही अटैच कर पा रहा है, या बहुत कम सेल्स हैं जो इस कैपेसिटी के साथ है कि वो अटैच कर पाए। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है। द ओनली सोल्यूशन इज कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट इज द ओनली ऑप्शन फॉर थैलेसेमिया पेशेंट्स। अब ट्रांसप्लांट करने के लिए, मतलब ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन क्यों है? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स रेड बोन मैरो में बनते हैं या बोन मैरो में बनते हैं। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है अब इस पूरे जो बाल सेवा योजना है, इसके अंदर जो अंडर प्रिविलेज थैलेसेमिया पेशेंट्स होते हैं उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन दिया जाए, मतलब उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और वो लोग एलिजिबल है। तो अस्थिति मज्जा प्रत्यारोपण के लिए पात्र थैलेसेमिया रोगी पात्र है, लेकिन वित्तीय सहायता जिनके पास कम है उन लोगों के लिए ये एलिजिबल है, ठीक। तो सिकल सेल हो जाए थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, दोनों के लिए एक ही सोल्यूशन होता है और उसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। तो जो फैमिली जिनकी इनकम पर मंथ 20,000 से कम है उन लोगों को ये हेल्प दी जाएगी, ठीक। तो 200 पेशेंट्स सेलेक्ट किए जाएंगे और उनको 10 लाख पर दिस ट्रांसप्लांट दिया जाएगा, और 20,000 रुपए से कम की अगर इनकम है तो ही वो लोग एलिजिबल है, ठीक। इसके अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर भी बनाने का प्लान है कि हेल्थ केयर सेंटर्स को इंक्रीज किया जाए, ठीक। तो 4 हेल्थ केयर सेंटर्स एस्टेब्लिश होंगे जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर पाए, ठीक। और फंडिंग कौन करेगा? अब इस हर प्रोजेक्ट के अंदर फंडिंग भी होनी है, तो फंडिंग कौन करेगा? तो कोल इंडिया का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम, हर कंपनी का एक प्रोग्राम होता है जो वो लोग सोशल कॉज के लिए रन करते हैं, राइट। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम है कोल इंडिया का हिमेटोपेटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर ये लोग फंड करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को, राइट। नाउ हेल्थ केयर सिस्टम इंप्रूव करने के लिए, एज आई टोल्ड यू, देयर आर गोइंग टू बी 4 न्यू हेल्थ केयर सेंटर्स, लेकिन इंडिया इज वेरी स्लो इन दिस, सो इसीलिए इसे थैलेसेमिया कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, right? You need to remember that. Next panel has been set up for streamline spectrum allocation. Spectrum allocation के लिए पैनल तैयार किया गया है जिसका हेड या जो किसके अंडर बनाई गई है? राजीव गुबा के अंदर। राजीव गुबा कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गुबा के अंदर एक पैनल बनाई गई है जो अब 7th जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे या वो कराएंगे। ऑल्दो इस पैनल के अंदर सभी के सेक्रेटरीज यानी रेलवेज के, डिफेंस के, होम मिनिस्ट्री के, टेलीकॉम, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ब्रॉडकास्टिंग, इन सब के कैबिनेट सेक्रेटरी इस पार्ट स्पेक्ट्रम एलोकेशन का पार्ट है। अभी तक स्पेक्ट्रम एलोकेशन 6 बार हो चुका है। 2010 में हुआ था, पहले 2010 में हुआ था, फिर 2012 से 2016 में हुआ, तो टोटल 6 बार स्पेक्ट्रम एलोकेशन हो चुका है एंड नाउ 7th टाइम स्पेक्ट्रम होगा। अब ये एलोकेशन किसके लिए है? बेसिकली 5G नेटवर्क के लिए। तो 5G नेटवर्क लाने के लिए पहले स्पेक्ट्रम तो देना पड़ेगा, रेंज तो देनी पड़ेगी, तो वो रेंज का एलोकेशन है, ठीक। नाउ इश्यू क्या हो रहा है? कमिटी क्यों बनानी पड़ी? एलोकेशन तो वैसे ही कर सकते हैं। द रीजन इज कि 26 गीगाहर्ट्ज का जो बैंड है ये बैंड इंडिया नहीं देना चाहता है, क्योंकि ये
सैटेलाइट्स के साथ जो कम्युनिकेशन है उसको हैम्पर करेगा। 5G और सैटेलाइट्स का मर्ज होने के चांस है, इंटरफेरेंस होगा, इस वजह से ये नहीं दे रहे हैं उस स्पेक्ट्रम को। तो 26, 28 और 40 इनके बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है कि कौन सा देना चाहिए। ठीक, तो ये जो फाइट है टेलीकॉम डिपार्टमेंट की और स्पेस डिपार्टमेंट की कि 26 गीगाहर्ट्ज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उस इशू को सॉल्व करने के लिए इसको तैयार किया गया है। ऑल्दो बाकी चीजें भी है, लेकिन मेजर इशू इस 26 गीगाहर्ट्ज का बैंड को लेकर है, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और किसके बीच में है, टेलीकॉम, राइट। नेक्स्ट इज ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन से रिलेटेड क्या हुआ है रिसेंटली? पहली बात, ये कौन इंप्लीमेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने लागू किया ऑपरेशन ग्रीन। और इसके अंदर रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज दोनों ने मिलके ये डिसाइड किया है कि 50% ट्रांसपोर्ट का चार्ज कम कर दिया जाएगा फॉर पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो भी सब्जियां और फ्रूट्स होते हैं, फल और सब्जियां हैं, जैसे कि इन सब के लिए 50% की रियायती दर पर परिवहन दिया जाए फार्मर्स को। ये चीज ऑपरेशन ग्रीन के अंदर रिसेंट अब आया है। एंड ये किस चीज में दी जाएगी? बेसिकली स्टोरेज में एंड साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट में। तो कोल्ड चेन स्टोरेज जो है, कोल्ड स्टोरेज जो है उसके अंदर भी सब्सिडाइज किया जाए, और साथ में जो ट्रांसपोर्ट होता है इनका, जो खराब होने वाली सब्जियां होती है उनमें ट्रांसपोर्ट जल्दी और ज्यादा कराना जरूरी होता है, तो वो चीज में सब्सिडी दी जाए फार्मर्स को, इस चीज का आया है। ठीक, और ये किस पे आया है? ये अगर किसी को लेना है तो देयर इज अ पोर्टल कॉल्ड संपदा पोर्टल। इस संपदा पोर्टल पर फार्मर्स अप्लाई कर सकते हैं एंड दे कैन अवेल दिस। इंपॉर्टेंट थिंग नाउ इज ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन क्या है? ऑपरेशन ग्रीन इज बेसिकली प्राइस फिक्सेशन, पैसा का या अमाउंट जो है वो फिक्स करना सर्टेन वेजिटेबल्स पे। ये बेसिकली टीओपी पे है। टीओपी यानी टमाटो, अनियन और पटाटो, इन 3 वेजिटेबल्स, क्योंकि इनमें ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, तो ये सही अमाउंट फार्मर्स को भी मिले और लोगों को भी सही अमाउंट पे मिले, इस चीज के लिए टीओपी वेजिटेबल्स पे मेन फोकस है, फार्मर्स और कंज्यूमर्स को कनेक्ट करने के लिए। ठीक, और इस पूरे प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में कौन हेल्प करेगा? एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब देखती है, दैट इज एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, उस पर ध्यान देती है। और ई नम पोर्टल, राइट, ये 2 हैं जो बेसिक ऑपरेशन करते हैं ऑपरेशन ग्रीन को और बाकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रिलेवेंट डिसीजंस को लेने में, राइट। मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट है सिलाम एंड इन्फ्यूजर मॉडल, जो एयर क्वालिटी मॉनिटर करेंगे। ये कौन ऑपरेशनलाइज या चला रहा है इसे? ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट चलाता है। नाउ हु इज द हेड ऑफ आईएमडी? दैट इज मृत्युंजय मोहापत्रा। Mrityunjay Mohapatra, who is the head of Indian Meteorological Department right now, that is important। और इन्होंने IMD ने ये 2 मॉडल्स लेके आए हैं। एयर क्वालिटी का जो मॉनिटरिंग होता है, स्पेशली दिल्ली में इस टाइम पे शुरू होने वाला है अब, तो वो सब सही तरीके से और बेटर तरीके से हो, राइट। तो उसके लिए पहला मॉडल है सिलाम मॉडल, एज यू कैन सी ओवर हियर, सिलाम मॉडल। इसका फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर इंटीग्रेटेड मॉडलिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन, वायुमंडलीय संरचना के एकीकृत मॉडलिंग के लिए प्रणाली। ये क्या काम करेगा? ये ग्लोबल एमिशन इन्वेंटरीज, जो इन्वेंटरीज यानी जो रिकॉर्ड्स तैयार करे गए हैं ऑन अ ग्लोबल लेवल, उन सब को भी इंक्लूड किया गया है। और 10 किलोमीटर रेजोल्यूशन पे एंथ्रोपोजेनिक पार्टिकुलेट मैटर APM, इनको भी कंसिडरेशन में लेगा व्हेन डिसाइडिंग अबाउट द एयर क्वालिटी। ये फिनलैंड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फिनलैंड के साथ बनाया गया है, दोनों को फिनलैंड के साथ कोलैबोरेट करके बनाया गया है। तो फिनलैंड का जो मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये मॉडल तैयार करके दिया है।
तो एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन इक्वल है, यानी पूरी सिटी में ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर्टिकुलर जगह पे कोई पर्टिकुलर कंपाउंड ज्यादा देखने को मिल रहा है, या फिर वाइल्ड फायर स्मोक जो लगता है ना जंगलों में आग लग जाती है एकदम से, तो वो लगने के चांस है नहीं, वो सब के लिए इट इज गोइंग टू हेल्प। ठीक। तो पॉलन है या नहीं, पॉलन जब पॉलन का टाइम होता है पॉलन ग्रेन्स का, तो पॉलन ग्रेन्स हवा में होते हैं तो वो चीज भी पता चलेगी, डस्ट अगर है वो पता चलेगा। जो एरियाज सॉल्ट फैक्ट्रीज के पास है, सॉल्ट वगैरह भी नहीं है हवा में, वो चीज भी पता करेगा। इन्फ्यूजर ऑन द अदर हैंड, ये जो दूसरा दिख रहा है इन्फ्यूजर, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सर्विस, ये क्या करता है, ये पोल्यूशन हॉटस्पॉट निकालता है। बेसिकली अभी दिल्ली के अंदर लगाया जा रहा है, तो जहां जहां पे ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, मतलब पूरी सिटी में भी कौन कौन सा एरिया जहां ज्यादा पोल्यूशन है, वो चीज आइडेंटिफाई करने के लिए इन्फ्यूजर काम में आता है। दोनों के दोनों फिनलैंड ने बनाया है, फिनलैंड मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने हेल्प करी है ये बनाने में। ठीक। नाउ एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग क्यों जरूरी है? जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एलईडी, अमोनियम, कार्बन, ये सारी चीजें हवा में बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, तो इनको क्वालिटी को मेजर करना जिससे कि उसके अगेंस्ट मेजर्स लिए जा सके, बिकॉज इंडिया का एयर पोल्यूशन बहुत ही बुरा है, स्पेशली इन द कैपिटल। तो वो चीज इम्प्रोवाइज करने के लिए दिस हैज बीन पुट अप, या ये इनिशिएटिव लिया गया है फाइनली। राइट। फिर कुछ वन लाइनर्स, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने स्पेशल किसान रेल, दूसरी किसान रेल अब शुरू हुई है नागपुर से आदर्श नगर नई दिल्ली तक। ऑरेंजेस कैरी किया फर्स्ट ट्रेन ने, फर्स्ट ट्रेन जो थी वो बिहार से महाराष्ट्र थी, दूसरी जो है ये नागपुर से नई दिल्ली के लिए लॉन्च की गई है किसान रेल। और इसका पर्पस क्या है? कम रेट पे अमाउंट ट्रांसफर करना है, जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं ये लोग, ये चीजें ट्रांसफर करना, इजिली अवेलेबल हो फार्मर्स को। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी ने ARHC अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम लॉन्च करी है। इस स्कीम में क्या है, जो भी गवर्नमेंट फंडेड हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हैं उन्हें ARHC में कन्वर्ट किया जाए, यानी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में। और इसके अंदर टैक्स रिलीफ भी दिए जाएंगे, FSI 50% का एडिशनल FSI भी मिलेगा। 600 करोड़ का ऑल्दो एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड हेल्प ऑल्सो, यानी कि जो पुअर लोग हैं, माइग्रेट करके आए हैं, किसी गांव से शहर आए हैं, तो जो गवर्नमेंट के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हैं उनको रेंटल्स बनाना, जिससे कि वो लोग उधर रेंट करके कम से कम रह सके, एक बेटर जगह पे रह सके, rather देन स्लम एरिया बनाने के। राइट, ये बेसिक आइडिया है। फिर इंडिया हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड 1 मिलियन टू यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज। तो भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की सहायता के लिए यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी में 1 लाख अमेरिकी डॉलर या 1 मिलियन US डॉलर्स का कंट्रीब्यूशन दिया। तंजानिया के माउंट किलिमंजारो में आग लगी है, वहां के फॉरेस्ट में। माउंट किलिमंजारो इज अफ्रीकाज टॉलेस्ट पीक, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पीक जो है या चोटी जो है वो माउंट किलिमंजारो है, और ये तंजानिया के अंदर है। सबसे ऊंची ऑल्दो एवरेस्ट है, वी ऑल नो एशिया के अंदर है, विच इज नेपाल चाइना में पड़ता है ये पीक, ये सबसे ऊंचा है। एंड किलिमंजारो वर्ल्ड के मामले में 4th हाईएस्ट है, लेकिन साउथ अफ्रीका का टॉलेस्ट है या हाईएस्ट पीक है। ठीक। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लीडिंग स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ पेटेंट, पेटेंट फाइल करने में अकेले खड़ी हुई है ये यूनिवर्सिटी, यानी सबसे ज्यादा पेटेंट्स तो IIT कलेक्टिवली है, यानी सारे IIT को मिलाएं तो 557 के अराउंड पेटेंट उन्होंने फाइल करे हैं। राइट। लेकिन अकेली यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इसने अकेले अपने दम पे 336 पेटेंट्स फाइल करे हैं, विच बीइंग इंडिया के अंदर सेकंड रैंक, और स्टैंड अलोन यानी अकेली खड़ी हुई यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। राइट। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसेंट रैंकिंग थी
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साइन करने में या पेटेंट फाइल करने में, उसमें इंडिया की रैंक 7 रही. यू मस्ट नो दैट. विपो के अकॉर्डिंग इन फाइलिंग ऑफ पेटेंट्स इंडिया की रैंक 7 रही है. राइट. स्टेट्स के मामले में बात करें तो सबसे ज्यादा पेटेंट महाराष्ट्र के हुए हैं. सो इफ वी टॉक अबाउट स्टेट्स, तो स्टेट्स में टॉप किया है महाराष्ट्र ने, एंड देन फॉलोइंग इट तमिलनाडु एंड कर्नाटका वर देयर. राइट. And apart from that, what else do we have over here? No, this is all for this news event, right? So Wipro ranking standalone IIT although top किया है IIT पर all together, तो सबने मिलके 500 से ज्यादा करे हैं, but standalone में it is only Chandigarh University, right? Now with this we wind up the session for the day. Thank you so much for being with us, and I hope ये session आप लोगों के लिए helpful रहा हो, and I hope you've got ample information regarding a lot of things. Do make the notes out of it, they will help you a lot. And do subscribe to the channel and like the video. Show your love by liking the video. Thank you so much, and see you in the next video. Until then, goodbye, take care, and have a great day ahead.